बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब। इनके ट्वीट्स तो मुझे बहुत पसंद है। आप इनके जर्नलिज्म को भी जानते हैं, पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता हैं। वसीम साहब, आज है 17 दिसंबर। 17 सितंबर को काजी फायज ईसा साहब ने हलफ उठाया। बड़ी वाह वाह हो रही थी कि आइन के मुहाफिज आ रहे हैं, इंसानी हकूक़ की अलम बरदारी के आ रहे हैं। ऐसा हुआ कुछ नहीं। 3 माह में आप देखें, बड़े बड़े केसेस की तरफ आप देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, फिर मिलिट्री कोर्ट्स का बिल आया, फिर अब एक बहुत ही अहम केस जो ज़ेर समात 4 को जाके जिसकी समात आई है जनवरी के पहले हफ्ते में, वो है ताहियात नाहली के हवाले से। इन सारे मामलों को आप कैसे देखते हैं? और 3 माह में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये मुल्क में जारी फस्तायत, जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ज़बरदस्ती वफादारियाँ चेंज करवाई जा रही हैं, काजी साहब आएंगे तो माहौल ठीक हो जाएगा, आइन बहाल हो जाएगा, कानून बहाल हो जाएगा। कुछ ऐसा होता हुआ नजर आया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो सवाल पूछा, मेरे नज़दीक तो गालिबन हमें कोई तवील नशीस रखनी पड़ेगी इस सारे मामलों को डिस्कस करने के लिए। मगर शुरू में ऐसे करता हूँ कि वो गालिबन अनवर फिकर साहब हैं, हमारे पंजाब के एक शायर हैं। उन्होंने एक शेर कहा पंजाबी का, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि असां कब्रां नूं दित्तियां सलामियां, गरीबां दे गल घुट के। बिल्कुल ऐसे ही। तो बज़ाहिर मुझे अब तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही नजर आया, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और उसमें हमने देखा कि अब वही लोग जो काजी साहब के बारे में बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, कुछ लिख भी रहे हैं। मगर डे फर्स्ट से ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ मजे की। मैंने कुछ ना, क्योंकि मुझे जो लगा मेरी जाती हैसियत में, मुमकिन है आप उससे इख्तलाफ करें, आपके ऑडियंस करें, काजी फायज ईसा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो तजादात से भरी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने डे फर्स्ट से वो लिखना शुरू किया, तजादात काजी फायज ईसा किस्त 1 किस्त 2। तो उसमें मैंने बहुत सारी दरमियान में ऐसी चीज़ें थी जो मैंने छोड़ भी दी। अगर वो उसी स्पीड से हम चलते रहते तो शायद जब ये इसी साल नवंबर के माह 2024 के नवंबर में रिटायर होते तो वो कोई एक किताब भी ना होती, बल्कि पूरे दीवान होते। बिल्कुल ऐसे। अब आपने कहा कि मुल्क में आइन और कानून और बाकी चीजें, उस हवाले से चलते हैं। मगर सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कुछ लिखा हुआ है, उससे मैं आपको बता देता हूं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे केसेस थे, उनकी कहानी मैं आपको बता देता हूं। उस सारी कहानी को लेकर फिर आपके नाज़रीन भी समझ जाएंगे कि मुल्क में आइन कानून किस हद तक जारी है। 3 ऐसे केसेस थे जिनका ताल्लुक जो था वो बराह रास्त हमारे जो निगरान या केयर टेकर सेटअप है, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी कैबिनेट है, या फिर बिलखसूस हमारे जो मुक्तदरा है, उनसे बराह रास्त जुड़ा हुआ था। सही। वो 3 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद कहां खड़े हैं, वो मैं सबसे पहले आप रख देता हूं। देखिए, सबसे पहले अफगान महाजरीन के हवाले से एक बड़ा इशू था पाकिस्तान का। बहरहाल इस पे हमारे जो भी फॉरेन पॉलिसी हो या जितने भी बाकी मामला हो, ईसा नकवी साहब के साथ आप बैठकर मुख्तलिफ वीडियोस करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मुझे कुछ ज्यादा भाषण देना चाहिए। मगर इसमें देखिए, ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, अहम मसलों में से एक मसला था, और ये आईनी तशरीह का भी मसला था कि क्या ये केयर टेकर जो सेटअप है या जो एपेक्स कमेटी है, ये इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हमने इतने लाख अफगान महाजरीन को जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उन्हें बाहर भेजना है। आप जरूर भेजें, अगर सिक्योरिटी का कंसर्न है तो वो भी जरूर भेजने चाहिए। हमारे जो जवान हैं वो बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। मगर आप देखिए, 1 नवंबर को दरखास्त दायर होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस 11 नवंबर को इतराजात आयद करता है, चैम्बर अपील 20 नवंबर को होती है, पहली समाअत जो है वो 1 दिसंबर को, दूसरी समाअत जो होती है वो 13 दिसंबर को होती है। सही। उसके बाद मामला कहां भिजवाया जाता है? 3 रुकनी कमेटी को, और कहा जाता है कि आईनी तशरीह का मामला है। अब मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान का सबसे अहम मसला, मगर जुड़ा कहां है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अनवारुल हक काकड़ की पॉलिसियों के साथ। बिल्कुल सही। और इन सारे दिनों में मैंने फिर दिन काउंट किए हैं, देखिए इन सारे दिनों में 42 दिनों के बाद मामला फिर चीफ जस्टिस के पास पहुंचा है कि आईनी तशरीह का मामला है, आप 5 रुकनी बेंच बनाएं। सही। और ये सर्दियों की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी 42 रोज के बाद आपको पता चला कि ये आईनी तशरीह का मामला है। जब पहले 3 रुकनी बेंच के पास भेजा जा रहा था तब आपको नहीं पता था कि ये आईनी तशरीह का मामला है। तो अब पहला केस ही हो गया। अब दूसरा केस आ जाते हैं। 26 अक्टूबर को मुल्क में सहाफियों, सियासी कारकुनों की ये जो जबरी गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियां, इस पर एतजाज एहसन साहब ने एक दरखास्त दायर की है। 28 नवंबर को रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात लगाए हैं, 22 नवंबर को एतराजात के खिलाफ फिर चैम्बर अपील की गई है, और आज आपने खुद बताया कि 17 दिसंबर है, और इस वक्त यानी 53 रोज गुजरने के बाद इस मामले में भी नतीजा 0 है, और चैम्बर अपील भी नहीं लगी कि इसके ऊपर एतराजात खत्म हो और मामला ओपन कोर्ट में जाए। सही। और तीसरा जो सबसे अहम केस है,
फौजी अदालतों का, जी, फौजी अदालतों के सिविलियंस के जो ट्रायल के खिलाफ था। जो काजी साहब का मिजाज हम माजी में देखते आए थे, इस पर तो हमें बिल्कुल लगता था अलग। कि बहुत अलग चीज आएगी। ऐसा ही है। अब आप देखिए कि 23 अक्टूबर को ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था चीफ जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में जी। 5 रुकनी बेंच का, जी जी, उसके खिलाफ 5 से इंट्रा कोर्ट अपील्स फाइल होती हैं। सही, 18 नवंबर को दायर होती 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ, सॉरी 23 अक्टूबर का फैसला आता है जी, जस्टिस जी। इजाजुल हसन की सरबराही में। 18 नवंबर को अपीलें फाइल होती हैं। 25 दिन बाद वो फैसला मुअत्तल कर दिया जाता है और फौजी अदालतें बहाल कर दी जाती हैं। बिल्कुल, ये 3 जो मैंने आपको केसेस गिनवाए हैं, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा कॉन्सेप्ट कायम है, जो 184(3) के मामलात हैं, जी, जिसमें आप कह लें बुनियादी हकूक का मामला, जिसमें आप कह लें मुफाद आमा, सीधी से मुफाद आमा का मामला, बिल्कुल, ये 3 केसेस इन 3 माह में जो मैंने देखा है, तीनों का 2 के मामलात में नतीजा सिफर था और तीसरे में जहां इंटरेस्ट था वो फौजी अदालतें बहाल कर दी गई। सही। और फिर एक और बड़ी मजे की बात, जी। अब देखिए फौजी अदालतों का अगर मामला दे रहे हैं, ये शख्सी आज़ादी का एक बुनियादी केस था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस तरह फैसला आया, इंतखाबात वाला केस जी। दो दिन पहले जब रात को ये जी, जी। इमरजेंसी हियरिंग चली, जब मैं हमने आपसे मिलके आ गया था, बिल्कुल ऐसे ही आप जल्दी आ गए और बाद में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब हुक्मनामा लिखवा रहे थे ना, जी, उस हुक्मनामे में उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जो अदालत है ये बगैर नोटिस जारी किए किसी फैसले को मुअत्तल नहीं करती, सही, लेकिन ये मैटर ऑफ अर्जेंसी है, इंतखाबात का मामला है। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला 2 नवंबर को दिया, यानी 8 फरवरी को जिस इलेक्शन है, पर माजी में एतराज किया जाता था कि हाई कोर्ट में अगर मामला ज़ेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट को उससे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं करना चाहिए, जी। उस पर भी आते हैं। अब जी। देखिए काजी साहब ये जजमेंट में लिखवा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी किए बगैर जजमेंट सस्पेंड नहीं करती, बिल्कुल। मगर उनके साथ दाएं हाथ पे बैठे होते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जी, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ही 13 दिसंबर को बगैर नोटिस जारी किए फौजी अदालतों के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, पहली समाअत में जजमेंट सस्पेंड कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें एक और मजे की बात सुनिए, जी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं और उसके साथ साथ जो वजारत दिफा के हमारे वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, जी, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड हमें पार्शली रिलीफ चाहिए, ये जो जजमेंट है 23 अक्टूबर वाला, इसे पार्शली सस्पेंड कर दें। उसके 2 हिस्से थे, एक जी। तो आर्मी एक्ट की कुछ सेक्शंस को कालेदम करार दिया गया था जिसके नतीजे में सिविलियंस को ट्रायल किया जाता है, और दूसरा पर्टिकुलरली इन 103 9 में से मुलविस जो लोग थे उनका मामला था। तो उन्होंने कहा कि हमें 103 लोगों के ट्रायल की इजाजत दे दी जाए, बाकी आप ये जो सेक्शंस है इसको चाहे आप सस्पेंड ना कर दें, पार्शियली रिलीफ दें। सही, जजमेंट महफूज होता है, कुछ लम्हे बाद जब आके सुनाया जाता है तो पूरा फैसला ही मुअत्तल कर दिया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट मुफादे आमा के लिए, आपके मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो हमारे प्रियम्बल ने हमें दिए हैं, जी, वो खड़ी हो, और जो केसेस मैंने आपको बताए इन हाँ। 3 महीनों में वो सूरत हाल हो, तो काजी साहब ने देखें जिंदा लोगों को तो कुछ नहीं सुना। इमरान खान की दरख्वास्त आई कि ये जो कुछ मामलात हो रहे हैं इनको देखा जाए, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उस पर एक प्रेस रिलीज आती है और बहुत गुस्से का इजहार किया जाता है। फिर एतजाज़ हसन वाली पटिशन अभी तक नहीं लगाई गई लापता अफराद पर। उसके अलावा फैसलाबाद धरना केस इन्होंने आते ही पहले, जैसे फैसल वापडा ने कहा कि आएंगे, ज़ेर समाअत आएगा, नोटिस होंगे, चकवाल से लेकर कोयटा तक लोग कानून के शिकंजे में आएंगे, नहीं हुआ। फिर मामला आ गया मिलिट्री कोर्ट्स का, उसमें कुछ नहीं हुआ, ना बंदा सामने आया। लेकिन टॉप सिटी का केस आता है तो फिर जनरल फैज़ का जिक्र आता है। तोशाहान वो 190 मिलियन का केस उन्होंने खुद, वो जो कराची बैरिया टाउन का केस था उसमें पॉपअप कर दिया। अब ये इलेक्शंस के इनकाद का मामला है तो न्याजी, फिर न्याजी, ये वो न्याजी, उनके रिश्तेदार तो नहीं है। तो काजी साहब का जो कंडक्ट अभी तक देखा जा रहा है उसमें जनरल फैज़ और इमरान खान, इनको टारगेट किया जाता है। इसकी वजह के सामने आती है कि ये माजी का वो रेफरेंस जो था वो काजी साहब के ज़हन में अभी तक बैठा हुआ है कि मुझे इसका बदला लेना है। देखिए इस पर ना आपके हमारे दोस्त हैं सईद बलोच साहब जी, उन्होंने कल मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जो मेरे दिल को लगी। जी, हम जब पिछले 3 माह से रेगुलर कोर्ट रूम नंबर 1 कवर कर रहे हैं तो हमें ये लगा कि चले इमरान खान ने जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया, जो बाद में उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई, उन्हें इस्तेमाल किया गया, पर उनकी जिम्मेदारी थी, वो वजीर आजम थे मुल्क के, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने किया। तो हमें लगा कि चले एक शख्स बैठ के जो पुराना गुस्सा है वही निकाल रहा है। मगर जब ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला केस था और उसमें जो बेंच की साख थी, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दाएं जानिब अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, बाएं जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब बैठे हैं, जी,
वो दोनों वही लाइन टो कर रहे थे जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे। तो इससे ये तासुर मिलता है, और सईद बलोच साहब ने बड़ा जबरदस्त कहा कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की नजरियात के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे ही हम ख्याल कह लें, वो सारे के सारे ही इमरान खान साहब से बुग़्ज़ रखते हैं। मतलब ये मैं खुद कमरा अदालत में बैठा था। जजेस तो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन्होंने आइन और कानून देखना है, फेस तो देखना नहीं, केस देखना है। तो फिर इस बुग़्ज़ की, इस नापसंदीदगी की वजह के सामने नजर आती है। इनके खिलाफ तो इमरान ने कुछ नहीं किया हुआ। देखिए, फेस और केस की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारा एक कानून है ना, ये आजकल फेस ही देखता है। अच्छा। मैंने उस दिन एक और बड़ी जबरदस्त, मैंने कुछ पिछले दिनों एक रिसर्च की, उसमें मुझे पता चला कि जी 23 अक्टूबर को पहली मर्तबा नवाज शरीफ साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं जी, और 11 दिसंबर को वो बरी हो जाते हैं जी। तो इस सारे जितना 1-1.5 माह में वो अपने 3 रेफरेंस से बरी हुए, जिसमें उनके ऊपर इल्जामात थे, वो भी हमें ही बताया गया था, इन्हीं जजेस की जानिब से बताया गया था, एहतसाब अदालत की जानिब से बताया गया था, नैब की जानिब से बताया गया था कि 7 बरे आजमों में से 3 बरे आजमों में नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम 10 को खोला नहीं गया। ये इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, पता नहीं क्या तूफान आ गया। अब देखिए, और अरबों रुपए उसके सारी तहकीकात में लगे हैं कौम के। तो अब देखिए कि वो जो सारा कुछ बताया गया था ना, तो 23 अक्टूबर से लेकर 11 दिसंबर तक एक साबिक वजीर आजम सारे मुकदमात में बाइज्जत बरी हो जाता है, जबकि एक और दूसरा वजीर आजम जी, वो वजीर आजम ट्रायल कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करता है, वो वजीर आजम हाई कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करता है, वो वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करता है। सिर्फ एक मुकदमे में उसे जमानत नहीं मिलती, बाकी मुकदमा छोड़ दीजिए, एक मुकदमे में जमानत नहीं मिलती। तो इस वक्त जो हमारा कानून है वो तो शक्ल और सूरत ही देखता है, बाकी कुछ नहीं देखता। अच्छा, दूसरी बात आपकी कि अब जिस दिन ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला केस था, उससे एक दिन पहले जुमेरात के रोज गालबन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इल्जामात तो लगाए थे जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर और ब्रिगेडियर रामे के ऊपर, अनवर कासी के ऊपर जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मगर उन्हें यह नहीं कहा था कि मेरी दरखास्त में फरीक बनाया जाए। काजी साहब ने तकरीबन 1 घंटा 24 मरतबा फरीक बनाए, 1 घंटा 24 मरतबा कहा कि फरीक बनाए। अगर आप फरीक नहीं बनाएंगे तो फिर हम आपकी ये जो दरखास्त है ये सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुनेंगे। हाँ। अगर आप फरीक बना देंगे, हम कल बैठ के 1 मिनट में इन जो आप नाम लिखेंगे इनको नोटिस जारी कर देंगे, और उसके बाद सर्दियों की छुट्टियों के बाद समाअत होगी। सही। फिर अगले दिन जब समाअत हुई तो काजी साहब के पास जो एक कमेंडेड पिटीशन गई, उसमें हामिद खान साहब ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का नाम डाल दिया। अब वहां चलते थे, पर जी उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए जो नोटिस 1 मिनट में जारी करने थे, वो फिर मजीद 1.5 घंटा एक और चीज पे बहस हुई कि जनरल फैज हमीद साहब ने उस वक्त जो जुडिशियल मैनिपुलेशन की थी, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का इल्जाम था, तो क्या वो खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे? सही। उन्होंने किसी के लिए किया होगा जी, तो आप बताएं वो बेनिफिशियरी कौन था? सही। वो बजाहिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के मुंह से इमरान खान का नाम सुनना चाहते थे जी, और जब इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया तो फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को पेंशन का ताना दिया गया जी। 6 मरतबा कहा कि आप यहाँ पेंशन लेने आए हैं, आपको तो सरकार वैसे भी पेंशन दे देगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कहा गया कि हम कमर जावेद बाजवा साहब को तो नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, नोटिस। हाँ, लेकिन हम इन 4 लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब है ना जो बार बार कहते थे हिम्मत करें नाम लें, हिम्मत करें नाम लें, और जब बाजवा साहब का नाम आता है तो फिर इनकी हिम्मत। देखें, सिर्फ नोटिस जारी नहीं किए गए बाजवा साहब को, बल्कि फिर कहा गया कि आपने ये जो दरखास्त दी है ना, इसमें तो बाजवा साहब का नाम है, अगर ये दरखास्त मेरे सामने पड़ी रही, कल को कोई और चीफ जस्टिस आया तो बाजवा साहब का नाम तो महफूज रहेगा इस दरखास्त में। सही। उन्होंने कहा कि नोटिस तब जारी होंगे, आज सिर्फ मैं फैसला कर रहा हूँ, नोटिस जारी करेगा ऑफिस, वो तब का जारी करेगा जब आप एक और नई पिटीशन दायर करेंगे जिसमें जो बाजवा साहब है उनका नाम ही नहीं होगा, सिर्फ इन 4 लोगों के नाम। इस वीडियो को मुझे यहाँ ही रोकना पड़ेगा क्योंकि अजान शुरू हो गई है, तो इसके बाद दूसरी वीडियो का आगाज करते हैं अजान के बाद। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।